नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसकी आप लोग काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे। आप जैसा कि जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग कई सारे ऐसे टॉपिक्स कवर करते हैं देश-विदेश के, देश और दुनिया के, जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। ऐसे कई सारे टॉपिक हम आपके लिए लेकर समय-समय पर आते रहते हैं। लेकिन इन्हीं टॉपिक्स में जो आपके कमेंट्स होते हैं, उनमें कई सारी डिमांड ऐसी आती है कि अंडरवर्ल्ड के ऊपर, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड रहा है भारत के अंदर, उसके ऊपर कुछ वीडियोज़ बनाइए, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए। ऐसे कई टॉपिक हम आपके लिए लेकर भी आए अंडरवर्ल्ड के। उसमें आपको ये भी बताया कि कैसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कैसे गैदर की इन्फॉर्मेशन अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स के खिलाफ, किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन लोगों को टारगेट किया, और बाकी सारी डिटेल जानकारी हमने आपको एपिसोड्स में बताई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि आपने एक बार फिर फरमाइश जो की कि अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक वीडियो बनाइए, काफ़ी समय से आपकी फरमाइश आ रही थी, तो आज एक ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड। और इस बार ये वीडियो होगा खालिद पहलवान के ऊपर। खालिद पहलवान ये नाम आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि उसके बारे में बहुत कम लिखा और सुना गया है। लेकिन ये वो शख्स है जिसे दाऊद इब्राहिम का, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मेंटोर कहा जाता है, उसका गुरु कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि खालिद खान पहलवान वही शख्स है जिसने दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम बनाया है। एक समय पर अगर खालिद नहीं मिलता दाऊद इब्राहिम को, तो दाऊद इब्राहिम कभी भी इतना बड़ा गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं बन पाता। तो आज सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है, लेकिन खालिद पहलवान के बारे में बहुत कम चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सारी जानकारी जो है, इसमें जो हम आपको बताने वाले हैं, और ऐसी और भी जानकारी कई आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद, और एक बहुत बड़े क्राइम जर्नलिस्ट रहे हैं एस हुसैन ज़ैदी, उनकी एक बुक थी दाऊद्स मेंटोर। इन सब चीज़ों के ज़रिए आपके लिए ये सब जानकारी लेकर आए हैं। आज आपको बताने वाले हैं कैसे एक पुलिस वाला बनने का, एक पुलिस ऑफिसर बनने का सपना रखने वाला एक लड़का अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आ जाता है। कैसे एक ऐसा लड़का जो कि अपनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, इकोनॉमिक ग्रेजुएट था, वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आ जाता है। उसके बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आने के बाद दाऊद इब्राहिम का पूरा काम सँभालने लगता है, एक तरह से उसको गाइड करने लगता है। तो ये सब चीज़ें आपको बताने वाले हैं, और साथ में ये भी बताएँगे कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास में खालिद पहलवान के बारे में कितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस समय पे मौजूद है, और आखिर वो इस समय कहाँ है। तो ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है। हमारा कभी भी जब भी हम एपिसोड करते हैं किसी गैंगस्टर के या अंडरवर्ल्ड के, कभी भी किसी को ग्लोरीफाई करने का इरादा नहीं होता है। हमेशा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो बुरा करता है, जो इस तरह की गतिविधियों में जाता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है, और ये सब कुछ आज आपको इस एपिसोड में भी पता चलने वाला है। तो अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है भारत के दिल मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के हरदा में रहने वाले यूसुफ खान पाशा के घर पे जन्म होता है उनके चौथे बेटे खालिद खान का। खालिद खान पाशा बचपन से ही बताते हैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। हाई स्कूल जो हरदा का था, वहाँ से उनकी हरदा हाई स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई करना शुरू की। अब जब ये पढ़ाई करना यहाँ से शुरू करते हैं, इसके बाद स्कूल में ही एनसीसी को जॉइन किया, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यहाँ पे जब ये लगातार एनसीसी में ट्रेनिंग अपनी ले रहे थे, तो बताते हैं कि उस समय पे इनका जो खालिद खान पाशा का जो एक सपना था, वो था एक पुलिस अफ़सर बनने का, क्योंकि वर्दी के लिए हमेशा से उनको ये था कि वर्दी वो पाना चाहते थे और एक पुलिस ऑफ़िसर बनना चाहते थे। लेकिन यहीं पे एक चीज़ सामने आती कि जो उनके पिता थे, यूसुफ खान पाशा, वो हमेशा से ये चाहते थे, क्योंकि एक पहलवान के परिवार से आते थे ये लोग, तो वो चाहते थे कि खालिद अपना जो करियर है वो आगे कुश्ती में बनाए और कुश्ती अच्छे से सीखे और उसके साथ उसी में नाम कमाए। पिता की बात मानते हुए खालिद ने यहाँ पे करीबन बताते हैं 8 साल तक जो कुश्ती थी वो सीखी। कुश्ती सीखी, छोटे-छोटे दंगलों में हरदा में, भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश में पार्ट लिया, अलग-अलग दंगलों में जाते थे। लेकिन सपना हमेशा पुलिस अफ़सर बनने का था। उनके पिता जो चाहते थे कि वो रेसलिंग में जाएँ, यहीं पे उनकी माताजी जो थीं वो चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करें। और इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने, जब उनका 12th क्लास जो थी, वो हरदा हाई स्कूल से जब ख़त्म हुआ, 12th के बाद उन्होंने यहाँ पे भोपाल में सैफिया कॉलेज है, भोपाल के सैफिया कॉलेज से उन्होंने यहाँ पे अपना इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने दाखिला ले लिया। अब यहाँ पे दाखिला लिया जाता है, लेकिन इसी समय हुआ ये कि 1968 आ जाता है। 1968 में भोपाल में जब ये रह रहे थे, तो भोपाल के बहुत ही फ़ेमस बेनज़ीर मैदान में एक कुश्ती का एक दंगल हुआ था, एक रेसलिंग कॉम्पिटिशन था। उस समय पे भोपाल का एक बहुत ही नामी पहलवान हुआ करता था, जिसका नाम था रामदयाल। तो रामदयाल जो ये पहलवान थे, उन्हें भोपाल की चट्टान के नाम से भी जाना जाता था। एक काफ़ी हेवी शरीर था उनका, और बहुत ही विशालकाय एक तरह से शरीर आप कहेंगे। तो भोपाल की चट्टान उन्हें कहा जाता था। अब ये जो खालिद खान पाशा थे,
महज इस समय 18 साल की उम्र बताई जाती है। एक दंगल हुआ बेनज़ीर मैदान में और उस दंगल के अंदर खालिद खान पाशा ने राम दयाल को, जो भोपाल की चट्टान जिसे कहा जाता था, उसे महज 18 साल की उम्र में यहाँ पे हरा दिया, उन्हें यहाँ पे मात दे दी। राम दयाल रेसलर को हराने के बाद में खालिद पहलवान के नाम से ये चर्चा में आ गए। अब खालिद पहलवान के नाम से जब नाम हुआ, इसके बाद ये जो टाइटल था बॉस ऑफ भोपाल, ये भी इन्होंने जीत लिया। इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हो चुके थे इस समय पे। हुआ क्या कि इसके बाद एमपी में धाक जमाने के बाद में रेसलिंग के अंदर अब इनका जाना होता है दिल्ली। दिल्ली में उस समय पे बताते हैं एक आयोजन होता था, एक रेसलिंग कॉम्पिटिशन का, एक दंगल का, भारत कुमार के नाम से। भारत कुमार का जो टाइटल था वो उससे मिलता था। तो यहाँ पे इस रेसलिंग कॉम्पिटिशन में खालिद ने यहाँ पे हिस्सा लिया। इस कुश्ती के उस समय बताते हैं कि कुश्ती में उस समय पे देश भर में एक बहुत ही नामी पहलवान हुआ करता था महाराष्ट्र का, नाम था वरुण माने। अब ये जो महाराष्ट्रियन कॉलेज का, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जो महाराष्ट्रियन कॉलेज है, वहाँ पे वरुण माने जो ये था, ये एक बहुत ही विशालकाय पहलवान था। कई सारे रेसलर्स को उसने यहाँ पे हराया हुआ था देश भर में। और ये जो भारत कुमार टाइटल का रेसलिंग कॉम्पिटिशन हुआ था दिल्ली में, उसके लिए भी बहुत ही प्रबल दावेदार था। लेकिन ये बताया जाता है कि वरुण माने जो था, उसे यहाँ पे भेजा था एक तरह से उस समय के एक बहुत ही मुंबई के नामी गैंगस्टर ने, एक बहुत ही बड़े स्मगलर ने, जिसका नाम था वासु दादा। वासु दादा उस समय पे बॉम्बे के डोंगरी में अपना पूरा एक तरह से उनका राज चलता था, जहाँ पे उनकी पूरे कामकाज चलते थे, स्मगलिंग का धंधा करते थे। और साथ ही साथ में वासु दादा खुद भी एक पहलवान था। तो वो जो इस कॉम्पिटिशन में प्रमोट कर रहा था वरुण माने को, वो था वासु दादा। जैसे ही ये कॉम्पिटिशन हुआ, भारत कुमार का एक मैच हुआ जिसमें खालिद पहलवान और वरुण माने का रेसलिंग फाइट हुई। उस फाइट में यहाँ पे महाराष्ट्र के उस चर्चित पहलवान को, माने को, यहाँ पे खालिद पहलवान ने हरा दिया। जब उस चर्चित पहलवान को हराया यहाँ पे खालिद ने, इसके बाद ये वासु दादा की नज़र में आ गया। और नज़र में आने के बाद में खालिद पहलवान को वासु दादा ने उसी समय पे, ये करीबन 1971 की बात बताते हैं, 1971 में खालिद पहलवान को वासु दादा ने मुंबई आने का ऑफ़र दे दिया। दोस्तों, इस वीडियो के बीच में एक ज़रूरी सूचना, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अपने कोर्सेज़ को ज़रूर देखिएगा। और वहाँ पे कोर्सेज़ की सारी डिटेल्स आपको देखने के बाद जब आप उसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो एक कोड आपको लगाना है वीजे लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अफोर्डेबल रेट्स पर सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप जब वीजे लाइव यहाँ पे लगाएंगे, ये कोड, ये आपका कोड है, आप यहाँ पे अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे, एक बड़ा डिस्काउंट पाएंगे। तो एक बार जाके ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में आपको कोर्सेज़ के लिंक मिल जाएंगे, उन्हें ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। अब साल क्योंकि यहाँ पे 1971 आ चुका था, भारत कुमार वो जो रेसलिंग कॉम्पिटिशन होता था उसमें वरुण माने को हरा चुका था खालिद पहलवान। यहाँ पे खालिद पहलवान क्योंकि खुद पहले से ही पुलिस अफसर बनना चाहता था, तो उसका यहाँ पे ये एक सपना था कि वो पुलिस ऑफिसर बने और उसके लिए अब टेस्ट में अपीयर हो। तो उसने टेस्ट देना शुरू किए एमपी पुलिस के यहाँ पे एग्ज़ाम देता है और इसके बाद में यहाँ पे एक तरह से भोपाल पुलिस के लिए उसका चयन भी हो जाता है। ये बताया जाता है कि भोपाल पुलिस के लिए खालिद पहलवान का चयन हो चुका था। लेकिन अब क्योंकि रिक्रूटमेंट में काफ़ी ज़्यादा समय बचा हुआ था, कुछ महीनों का समय बताया जाता है कि रिक्रूटमेंट में बचा था जब इनकी पोस्टिंग होनी थी। इसी समय पर खालिद पहलवान, क्योंकि भोपाल में रहने वाला एक लड़का जो हरदा में जिनका जन्म हुआ, तो उनको मुंबई जाना था, एक बॉम्बे जाके एक बार देखना था। और ये एक उनके लिए वो मौका था कि जब वासु दादा ने खुद उसे ऑफ़र दिया था कि तुम आओ यहाँ पे, वासु दादा उसका रहने करने का पूरा खर्चा उठाने वाला था। तो इसके लिए ये जो खालिद पहलवान था, उसने ये सोचा कि एक बार मुंबई आके जाके घूम के आया जाए। वो मुंबई जाता है, वासु दादा के कहने पर वहाँ पे उनके साथ में रुकता है। लेकिन जब ये मुंबई पहुँचा, उसने जब वहाँ पे वासु दादा का पूरा डोंगरी में ये देखा कि एक तरह से डोंगरी में वासु दादा का हुक्म चलता है। वहाँ पे कोई भी, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे कोई भी जो पुलिस के लोग हों डोंगरी के अंदर, पुलिस स्टेशन के, वो लोग भी उनका हुक्म मानते हैं, उनकी बात मानते हैं। एक बहुत बड़ा रसूख चलता है। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि खालिद पहलवान जब मुंबई गया, जो कि सिर्फ घूमने के इरादे से गया था, क्योंकि करीबन 6 महीने बचे थे उसकी पुलिस की नौकरी को शुरू होने में, तो वो घूमने के इरादे से जो खालिद पहलवान गया था, वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया वासु दादा के उस रौब और रुतबे से, उस पावर से, उस अथॉरिटी से, कि वो उसके बाद मुंबई में ही रह गया। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। ये साल आ चुका था जो 1971 हमने आपको बताया। 1971 में मुंबई अंडरवर्ल्ड में, मुंबई की क्राइम की दुनिया में एक तरह से खालिद पहलवान की यहाँ पे एंट्री हो जाती है और वासु दादा का गैंग वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है एज अ बॉडीगार्ड। तो वो वासु दादा के साथ एज अ बॉडीगार्ड यहाँ पे रहता था। साथ ही साथ में ये बताते हैं वासु दादा का, क्योंकि जो खुद का ग्रुप था उसमें वासु खुद भी पहलवान था, बाकी और भी जो लड़के थे वो भी इसी तरह के बहुत ही हैवी
शरीर के लोग थे, काफ़ी पहलवान तरह के लोग थे और इनके अखाड़े कई सारे डोंगरी के अंदर उस समय चला करते थे। वासु के साथ खालिद पहलवान ने कई सारे क्राइम्स करने यहाँ पे शुरू कर दिए। स्मगलिंग का इनका धंधा था, उसको भी पूरी तरह से उसके दावपेच जो थे वो सीखना शुरू कर दिए और साथ ही साथ में वेपन्स चलाना, हथियार कैसे चलाने, ये इसके भी गुण जो थे वासु दादा ने यहाँ पे खालिद पहलवान को सिखाना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक ये लोग साथ में काम करते हैं, लेकिन इसके बाद एक बड़ा बदलाव जो है वो खालिद पहलवान की ज़िंदगी में आने वाला था। दरअसल हुआ क्या था कि मुंबई में एक और गैंगस्टर हुआ करता था उसी समय पे डोंगरी इलाके के अंदर, राशिद टैक्सी उसको क्या कहा करते थे। उसकी कई सारी टैक्सीज चलती थी जो पीले कलर की टैक्सी मुंबई में चलती हैं, तो राशिद टैक्सी उसको कहा करते थे। और वासु दादा के गैंग के साथ में इस गैंगस्टर का, राशिद का, काफ़ी समय से एक लंबा विवाद चला हुआ आ रहा था। तो ये जो राइवलरी चली आ रही थी, इसी के तहत एक दफ़ा खालिद पहलवान राशिद के पीछे पड़ा हुआ था। ये लोग, बताया जाता है कि डोंगरी में एक लंबा चेस चल रहा था जहाँ पे खालिद पहलवान पीछे भाग रहा था राशिद टैक्सी के और वो आगे अपनी जान बचा के इससे भाग रहा था। उस दौरान क्योंकि राशिद जो था वो एक पतला दुबला सा लड़का था, तो वो बहुत ही तेज़ भाग लेता था और खालिद पहलवान क्योंकि एक हैवी शरीर का आदमी था, तो वो बहुत ही मतलब उतना तेज़ नहीं भाग पा रहा था। राशिद एक तरह से खालिद के हाथों से निकल ही जाता, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सामने खड़े हुए एक लड़के ने राशिद को, जो आगे भाग रहा था, उसको उसके कॉलर से पकड़ लिया। उसके बाद खालिद पहलवान को यहाँ पे आवाज़ दी कि खालिद भाई आ जाओ, मैंने इसे पकड़ लिया है। जैसे ही खालिद वहाँ पे पहुँचा, आपको बता दें ये लड़का जो था वो था डोंगरी में पला बड़ा, डोंगरी में अपना क्राइम की दुनिया में उतर चुका, अपने पाँव जमाने के लिए तैयार बैठा दाऊद इब्राहिम। ये दाऊद इब्राहिम था जिसने यहाँ पे खालिद पहलवान की जाने अनजाने में ही यहाँ पे मदद कर दी थी, एक एहसान उस पे कर दिया था। अब क्योंकि राशिद जो था वो खालिद पहलवान की पकड़ में आ चुका था, तो खालिद पहलवान ने यहाँ पे राशिद को बताया जाता है कि उसके साथ मारपीट की। उसके बाद में अपना जो छुरा था, जो अपना चाकू था, उससे उसकी थाइस पे 2 वहाँ पे वार किए थे। अब क्योंकि यहाँ पे उसको ज़िंदा छोड़ दिया था राशिद को खालिद पहलवान ने, तो ये भी एक सामने बात थी कि जो राशिद है वो खालिद पहलवान की डोंगरी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर शिकायत करेगा। तो इसके चलते यहाँ पे दाऊद इब्राहिम जो वहाँ पे खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, उसने खालिद पहलवान पे एक और एहसान किया। उसने अपना छुरा निकाला, अपना चाकू निकाला और अपने हाथ में उतना ही गहरा निशान, उतना ही गहरा एक घाव वो खुद को मार लिया, जिससे ये लगे कि जो राशिद है, वो राशिद टैक्सी है, उसने दाऊद इब्राहिम के ऊपर हमला किया है, उसके बदले में यहाँ पे उसके ऊपर हमला किया गया है। सेम इसी तरह का घाव यहाँ पे दाऊद ने अपने ऊपर कर लिया और इसी के साथ में जब ठीक यही हुआ कि जब राशिद डोंगरी पुलिस स्टेशन गया अपनी एफआईआर दर्ज कराने खालिद पहलवान के खिलाफ, तो यहाँ पे एक और दूसरा केस राशिद के ऊपर ही दर्ज हो चुका था, जो कि दाऊद इब्राहिम ने करवा दिया था। अब क्योंकि दाऊद इब्राहिम एक पुलिस वाले का लड़का भी था, इब्राहिम कासका जो उसके पिता थे, वो बताया जाता है कि मुंबई सीआईडी में, मुंबई क्राइम ब्रांच में ऐसा बताते हैं हवलदार थे वहाँ पे। तो क्योंकि वो वहाँ पे एक पुलिस वाले का लड़का था, तो उसकी एफआईआर को भी यहाँ पे मद्देनज़र रखना था, पुलिस उसका भी संज्ञान लेती। तो यहाँ पे राशिद की जो एफआईआर थी, पुलिस ने उससे यही कहा डोंगरी पुलिस स्टेशन में कि अगर तुम्हारी एफआईआर रजिस्टर की जाती है खालिद पहलवान के खिलाफ, तो तुम्हारे खिलाफ भी दाऊद इब्राहिम की जो एफआईआर आई है, उसका भी हमें संज्ञान लेना पड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा चलाना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ जब सामने होती है, मजबूरन यहाँ पे राशिद टैक्सी जो है, जो राशिद टैक्सी था, उसको यहाँ पे खालिद पहलवान के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज नहीं कर पाता और मजबूरन उसको अपना जो एक एक्शन था वो वापस लेना पड़ता है। इस चीज़ से, यहाँ पे इस दाव से, एक चतुरता से दाऊद इब्राहिम की, खालिद पहलवान बहुत ही ज़्यादा उससे इम्प्रेस्ड हो चुका था, वो उससे प्रभावित हो गया था कि एक नई उम्र का लड़का कैसे आके इसने मेरा, एक तरह से मुझे बचाया है और मेरा बदला भी राशिद से पूरा हुआ है। तो इसके बाद बताया जाता है कि ये पहली बार था जब खालिद पहलवान की दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई और दाऊद ने उसके ऊपर 2 एहसान शुरुआत में ही कर दिए थे। अब क्योंकि ये वो दौर था जब आपको पता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड तेज़ी से बढ़ने लगा था, दाऊद इब्राहिम भी एक तरह अपना क्राइम की दुनिया में आना चाहता था। तो दाऊद इब्राहिम और बाकी जो उसके जो बड़े भाई थे साबिर इब्राहिम और बाकी और भी जो गैंगस्टर थे उस समय के, इन लोगों ने अलग-अलग गैंग्स को जॉइन करना शुरू किया था। क्योंकि वासु दादा का डोंगरी में जो ग्रुप था, जो गैंग था, उसके साथ में खालिद पहलवान काम कर रहा था। तो दाऊद इब्राहिम अक्सर खालिद से मिलने के लिए वासु दादा के उस अखाड़े में पहुँच जाया करता था, वहाँ पे उससे ट्रेनिंग लेने लगा था। ऐसा बताया जाता है कि कई बार जब भी वो फ्री रहता था, जब भी वो कहीं पे जो जेजे हॉस्पिटल के सामने मैदान में क्रिकेट खेलता था दाऊद इब्राहिम, तो उस समय पे वो वहाँ से फ्री होके चला जाता था उस अखाड़े में और खालिद पहलवान से जाके वेपन चलाना और एक तरह से उससे दाँवपेच सीखना रेसलिंग के, ये सब वो करता था। इसी दौरान बताया जाता है, क्योंकि दाऊद हमेशा से ये चाहता था कि, एक पतला दुबला लड़का था दाऊद, और वो ये चाहता था कि एक पहलवान
किस्म का जो शख्स है खालिद, जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो वो उसको सिखाए। तो यहाँ पे खालिद ने उसे सिखाना शुरू किया। इस दौरान का एक किस्सा बताते हैं कि दाऊद के हाथ में एक नुकीला चाकू था। चाकू दाऊद ने तेज़ी से चलाया और वो चाकू से जो खालिद पहलवान का जो राइट हैंड का जो ट्राइसेप्स था, वो चाकू उस पे लगा और उसकी जो शर्ट थी वो भी फट गई, उसके जो खरोंच भी लग गई थी उसकी स्किन पे, उससे उसके शरीर पर। इससे वो चिड़चिड़ाया नहीं, गुस्सा नहीं हुआ दाऊद के ऊपर, उसने बल्कि हँसकर दाऊद को शाबाशी दी। ये कहा, उसकी प्रशंसा की कि तुम बहुत अच्छे से सीख रहे हो। और यही वो मोमेंट था जब खालिद पहलवान दाऊद इब्राहिम का एक तरह से गुरु बन चुका था। इस दौरान हुआ क्या कि वाशु दादा का जो काम था वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगा था। बताया जाता है कि गैंग के अंदर की आपसी आपसी जो रंजिश थी उसके चलते, कुछ लोगों से जलन के चलते यहाँ पे वाशु दादा का गैंग खुद ही ख़त्म होने लगा था। खालिद इस गैंग से अब निकल चुका था। खालिद ने ये गैंग छोड़ दिया और इसके बाद पैसा कमाने के लिए खालिद को क्योंकि कुछ ना कुछ काम करने थे, तो वो छोटे-मोटे काम यहाँ-वहाँ करने लगा। इस दौरान बताया जाता है फ़िल्मों में भी, बॉलीवुड के अंदर भी कैमियो किया उसने, कैमियो जो छोटे-छोटे रोल होते हैं वो भी खालिद पहलवान ने किया। एक फ़िल्म आई थी नालायक, जितेंद्र की और दारा सिंह की, जिसमें उसमें खालिद पहलवान को यहाँ पे एक कैमियो रोल, छोटा-सा रोल मिला था। तो वो इस तरह के रोल भी यहाँ पे करने लगा था, अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़ के बीच में। लेकिन ये बताया जाता है कि कुछ भी उसकी ज़िंदगी में ठीक नहीं चल रहा था। करीबन ऐसे करके 4 से 5 साल बीत जाते हैं। 4 से 5 साल बीते, अब इस दौरान क्योंकि दाऊद इब्राहिम और साबिर का जो ग्रुप था वो भी तेज़ी से मज़बूत होने लगे थे। नए जो गैंग थे, अंडरवर्ल्ड जो मुंबई का था, उसने एक अपना नया रूप ले लिया था। पुराने जो गैंग जो अंडरवर्ल्ड गैंग थे और डॉन्स हुआ करते थे, उनका पतन होने लगा था, वो लोग ख़त्म होने लगे थे। तो अब ये जो नए गैंग आ रहे थे, जिसमें दाऊद साबिर गैंग, दाऊद इब्राहिम और उसके बड़े भाई साबिर का जो गैंग था, ये लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में दाऊद ने ये देखा कि वो खालिद पहलवान को अप्रोच करेगा। वो खालिद पहलवान के पास जाएगा क्योंकि उसने ये देखा था कि जब से वाशु दादा का गैंग खालिद ने छोड़ा है, उसके बाद से उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और वो अपने गुरु के साथ एक तरह से दाऊद यहाँ पे काम करना चाहता था। और क्योंकि वो जानता था कि खालिद पहलवान बहुत ज़्यादा निडर है, बहुत ज़्यादा बहादुर है, वो किसी से डरता नहीं है और उसका एक सोच समझ कर वो काम करता है। इसी दौरान बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने अपना तस्करी का काम शुरू कर दिया था। स्मगलिंग ये लोग करने लगे थे और एक रात ये खालिद पहलवान के पास पहुँच जाता है। खालिद को कहता है कि आप मेरे साथ आइए, रात को हम लोग जो डिनर है वो साथ में करेंगे। डिनर के लिए ये दोनों बाहर जाते हैं। उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने अपने बिज़नेस के बारे में जो ये तेज़ी से अपना स्मगलिंग का रैकेट स्मगलिंग का जो ग्रोथ था वो बढ़ा रहा था, उसके बारे में दाऊद ने बताना शुरू किया। उसने क्या-क्या बताया था खालिद पहलवान को। उसने कहा कि साबिर और मैंने रायगढ़ पोर्ट जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पे जो लैंडिंग एरियाज़ हैं, उन पे अपना पूरा पकड़ बना ली है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो हमारी इजाज़त के बिना वहाँ पे काम कर पाए। हम लोगों ने इसके बाद कोंकण और श्रीवर्धन जो पोर्ट है, दिघी जो पोर्ट है, ऐसी बाकी जगहों पे भी अपनी पकड़ बना ली है। कई लोग जो हैं वो हमारे अंडर यहाँ पे काम करते हैं। उसने बॉम्बे के और सूरत के, गुजरात के कई सारे ऐसे बड़े मारवाड़ी और जो गुजराती कहा जाए सेठ थे, जो वहाँ पे बिज़नेसमैन थे, उन लोगों का नाम लिया कि वो भी हमारे साथ में यहाँ पे काम करते हैं। साथ में उसने ये बताया कि दुबई में कई ऐसे पाकिस्तानी सरगना हैं, पाकिस्तानी तस्कर हैं, जो कोई मुंबई में हमारे साथ में काम करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें वो अपने बिज़नेस की खुलकर दाऊद इब्राहिम यहाँ पे खालिद पहलवान को उस रात को डिनर पे बता रहा था। ये सारी चीज़ें जब उसने बताई, उसने ये सब पूरा जो ब्लूप्रिंट था उसके बिज़नेस का, वो खोल के रख दिया खालिद के सामने। खालिद इससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ। खालिद को ये लगा कि उसका सिखाया हुआ एक लड़का एक इतना आगे बढ़ चुका है और ये इस तरह से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम कमा रहा है और बना रहा है अपना नाम आगे। अचानक से दाऊद ने खालिद पहलवान को कहा कि भाई, आप मेरे साथ आ जाइए, मुझसे हाथ मिला लीजिए, अब हम मिलकर धंधा करते हैं। दाऊद की ये पेशकश जो थी, इससे खालिद पहलवान अचानक से चौंक गया क्योंकि उसको ये था कि वो काफ़ी समय से धंधा, ये सब जो काम थे, इल्लीगल काम थे, वो छोड़ के बैठा हुआ था। लेकिन सडनली दाऊद आता है और उसको अपने गिरोह में शामिल करने के लिए कहता है। दाऊद के साथ क्योंकि डी कंपनी उस समय पे नहीं हुआ करती, तो ये दाऊद और साबिर गैंग हुआ करता था, दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम खासकर। तो इन दोनों का ये गैंग होता था। तो खालिद पहलवान ने दाऊद से ये कहा कि आप एक बार साबिर से भी पूछ लीजिए इस बारे में कि क्या वो मुझे शामिल करना चाहता है। तो यहाँ पे दाऊद इब्राहिम ने एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब दिया था। उसने कहा था कि अगर मुझे 2 लोगों के बीच में 2 लोगों की बात जब माननी हो, तो इसके बारे में चुनना पड़े, तो मैं सबसे पहले आपकी बात मानूँगा और भाई को मैं मना लूँगा। जैसे ही दाऊद ने ये कहा, खालिद इसके बाद इस पे मान जाता है, उसने हामी भर दी और इसके बाद ही दाऊद इब्राहिम, साबिर इब्राहिम कासकर के गैंग के साथ खालिद पहलवान यहाँ पे जुड़ जाता है। अब यहाँ से क्योंकि ये जो 1970s के जो आखिरी कुछ साल चल रहे थे, 1976-1977 के जो समय चल रहा था, इस समय पे बताया जाता है कि डी कंपनी जो ये दाऊद और साबिर का गैंग हुआ करता था, इसका जितना भी ड्रग्स का काम था और सोने की जो स्मगलिंग होती थी,
इसको खालिद पहलवान ही पूरा संभालता था, गैंग के बाकी लड़कों को भी खालिद पहलवान यहाँ पे संभाल रहा था। बताते हैं इस समय पे पठान गैंग जो था, जो काफ़ी समय से जो बॉम्बे पोर्ट था, बॉम्बे डॉक्स था, वहाँ पे अपना कब्जा करके बैठे हैं। तो पठान गैंग की और दाऊद की काफ़ी समय से राइवलरी चलती थी, इनकी गैंग वॉर काफ़ी समय से होती रहती थी। ये सब हुआ किस लिए था कि एक लोकल न्यूज़पेपर हुआ करता था, लोकल न्यूज़पेपर के एक क्राइम जर्नलिस्ट हुआ करते थे इकबाल नतीक। इकबाल नतीक और दाऊद इब्राहिम का एक बहुत ही बड़ा एक तरह से अलायंस बताया जाता है कि उनका एक साथ दोनों काम करते थे। दाऊद इब्राहिम को कई बार देखा गया, वो कई बार जाके बैठ जाता था। जो नतीक का ऑफिस था, इकबाल नतीक का उसका प्रेस का जो ऑफिस था बीआईटी ब्लॉक्स में डोंगरी के अंदर, तो वहाँ पे जाके बैठता था। और इसके बाद में नतीक का जो अखबार था वो कई बार पठान गैंग जो था उनके बारे में अपने अखबार में, जो राजदार उसका नाम था उस अखबार का, उस राजदार न्यूज़पेपर में कई बार छापते थे इकबाल नतीक पठान गैंग के बारे में। और पठान गैंग को, जिससे उसके बाद पुलिस उनके उनके दरवाजे पर दस्तक देती थी, वो लोग पकड़े जाते थे। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पठान गैंग को इकबाल नतीक के अखबार से, राजदार से हो रहा था। दाऊद का यहाँ पे उसके साथ इन्वॉल्वमेंट समझ में आता है पठान गैंग को। तो यहाँ पे पठान गैंग ने क्या किया कि इकबाल नतीक की मर्डर कर दिया। इकबाल नतीक का यहाँ पे मर्डर कर दिया जाता है, बहुत ही बेरहमी से उनको मार दिया जाता है। दाऊद इब्राहिम और साबिर इब्राहिम ने इसके बाद पठान गैंग से बदला लेना चाहा। बदला लेने के लिए सबसे पहले इन लोगों ने पठान गैंग का जो सईद बाटला था उसको यहाँ पे निशाना बनाया। बताते हैं कि दाऊद, खालिद पहलवान और साबिर इब्राहिम कासकर जो बाटला था उसके पास वहाँ पे जाते हैं, उसको पकड़ते हैं। उसको जान से नहीं मारा, लेकिन उसकी जो उस समय पे बताया जाता है एक बहुत ही अनसुनी एक हिंसा थी जो कि इन लोगों ने की थी उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड में, कि जब किसी को मारा नहीं गया था उसकी उंगलियां काट दी गई थी। तो ये खालिद पहलवान ने यहाँ पे किया था, सईद बाटला के ऊपर ये सब किया गया था। जैसे ये लोग आगे किसी और पठान के ऊपर हमला करते, लेकिन इससे पहले ही क्या हुआ कि पुलिस ने यहाँ पे दाऊद इब्राहिम और साबिर इब्राहिम कासकर को अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में अंदर कर दिया, इनको जेल में डाल दिया। अब हुआ क्या यहाँ पे कि क्योंकि जब आप एक पुलिस प्रोसिक्यूशन केस में, इसमें जब आपको आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे हैं, तो आपको उसके बाद इस केस के अंदर भी इन लोगों ने क्योंकि बेल के लिए अप्लाई कर दिया था और इनको बेल मिल भी गई थी, लेकिन इन्हें हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ता था नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में। तो हर बार इन्हें नागपाड़ा पुलिस स्टेशन दाऊद और साबिर इब्राहिम कासकर को जाना होता था। सेंट्रल बॉम्बे में नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पे ये लोग जब जाते थे तो इसकी रैकी कर रहे थे उस समय पे पठान गैंग के लोग। ये यहाँ पे साफ था कि अक्टूबर 1980 की ये बात बताई जाती है। दाऊद इब्राहिम कासकर जब एक बार जब वो हथियार उसके पास में नहीं थे और वो जब गया यहाँ पे नागपाड़ा पुलिस स्टेशन अपनी हाजिरी लगाने के लिए साबिर इब्राहिम कासकर के साथ, तो ये यहाँ पे अमीरज़ादा और आलमजेब जो थे पठान गैंग के, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि इसके ऊपर हमला करके दाऊद को ख़त्म करने का। और ऐसा किया भी गया उनके द्वारा। उनको ये पता था कि दाऊद क्योंकि पुलिस स्टेशन जा रहा है तो उसके पास हथियार नहीं होंगे इस केस में, ये लोग जो रजिस्टर थे उसमें। तो अब यहाँ पे जब पुलिस स्टेशन जा रहा था उस समय की बात बताते हैं कि पठान गैंग ने पूरी रैकी की। इसके बाद में इन लोगों ने हमला करने की साजिश रच दी थी। खालिद पहलवान क्योंकि ये यहाँ पे जानता था और वो बहुत ही चौकन्ना रहता था इस चीज़ में कि जब जब ये लोग जाएँ पुलिस के पास हाजिरी लगाने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन, तो वो हमेशा इनकी रेकी करता था। इनको सेफ रखने के लिए हमेशा इनका बॉडीगार्ड बन के साथ में जाता था। क्योंकि खालिद के ऊपर कोई भी एफआईआर भी नहीं हुई थी, तो वो वहाँ पे गन भी कैरी कर सकता है, वो बंदूक भी अपने साथ कैरी करता था। एक दिन अक्टूबर 1980 में जब दाऊद यहाँ पे गया अपनी हाजिरी लगाने के लिए, खालिद ये जानता था कि क्योंकि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन जो है वो बॉम्बे में जो कमाठीपुरा और जो तारदेव इलाका है उसके काफ़ी नज़दीक है, जो कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है पठान गैंग का, तो ये लोग इस पर हमला कर सकते हैं। इसी के लिए उस दिन खालिद पहलवान ने अपने सारे जितने भी उसको काम थे वो सब ख़त्म किए। और उन काम को ख़त्म करने के बाद वो सीधा दाऊद के साथ में यहाँ पे नागपाड़ा पुलिस स्टेशन जाता है और सेफली उसका ये था इरादा कि वो सेफली दाऊद को मुसाफिर खाना वापस भी छोड़ेगा। इसी बीच में जब दाऊद इब्राहिम कासकर और साबिर इब्राहिम कासकर, जिनके ऊपर ये जो मुकदमा चल रहा था, अटेम्प्ट टू मर्डर का जो चार्जेस थे, तो ये हाजिरी लगा के जब उस पुलिस स्टेशन से नागपाड़ा के बाहर निकले, यहाँ पे खालिद पहलवान ने ये देखा कि सामने की बिल्डिंग में जिसका नाम था मेमनानी बिल्डिंग, मेमनानी मेंशन, तो मेमनानी मेंशन से उसके ग्राउंड फ्लोर पर एक खिड़की से एक शख्स बंदूक लिए हुए खड़ा है, जो कि सीधा उसका निशाना था दाऊद इब्राहिम के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे खालिद ने देखा, उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में यहाँ पे स्पीड से अपना काम किया। उसने जाके दाऊद को धक्का दिया और वो जो गोली सामने से चली थी, जो कि जिसमें बताया जाता है अमीरज़ादा ने वो गोली चलाई थी पठान गैंग के, ये गोली सीधी जाके लग जाती है खालिद पहलवान के आर्म में, उसके बाह पे। यहाँ पे उसने दाऊद इब्राहिम को धक्का दिया अपने ऊपर, वो गोली जो दाऊद के लिए आ रही थी वो खुद के ऊपर ले ली और इसके साथ ही खालिद ने नीचे गिरते ही दोबारा से फायरिंग करना शुरू कर दिया।
उस समय पे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, वो जो बाद में जो इस इंसिडेंट को सामने उस समय देख रहे थे, वो बाद में ये बताते हैं कि उन्हें ये लगा कि किसी फ़िल्म की शूटिंग चल रही है और वो लोग देखना चाह रहे थे कि कौन-सा फ़िल्म स्टार इसमें काम कर रहा है। लेकिन ये असल में एक गैंग वॉर चल रहा था। हुआ क्या यहाँ पे इसके बाद कि दाऊद और साबिर इब्राहिम का अस्कर सामने वाली बिल्डिंग में इन दोनों के पीछे भागे, आलमज़ेब और अमीरज़ादा के। इन दोनों के पीछे भागते नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के उस समय के जो एक अधिकारी थे जो वहाँ पे मौजूद थे, वो ये बताते हैं कि जब ये लोग भागे हैं इन दोनों के पीछे, अमीरज़ादा के पीछे दाऊद इब्राहिम और उसका भाई, तब अमीरज़ादा और जो आलमज़ेब था, वो अलेक्जेंड्रा सिनेमा के टर्न पर आके यहाँ पे इन्होंने अपना टर्न लिया और उसके बाद पठानों ने जो दोनों थे, उन्होंने एक गाड़ी को रोका, उसमें घुस गए और वहाँ से फिर ये फरार हो गए, वहाँ से भाग जाते हैं। बताया जाता है दाऊद इब्राहिम जो था, उसने साबिर के साथ में अपना अलेक्जेंड्रा सिनेमा के पीछे तक वहाँ पे उनका पीछा किया इन दोनों का। आगे वो लोग भाग रहे थे, पीछे ये लोग भाग रहे थे। ईरानी कैफ़े जो है कैफ़े अंदाज़, वहाँ तक इनका पीछा किया। उसके बाद ए टू ज़ेड टेलर की एक दुकान आती है, उसके सामने दाऊद और साबिर दोनों रुक जाते हैं पीछा करते-करते। ईरानी होटल के जो मालिक हैं अली अकबर सेठ और जो मास्टर जी थे ए टू ज़ेड टेलर के जो शॉप के, वो ये उस सीन को वो कभी भूल नहीं पाए कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम ने पठान गैंग का यहाँ पे पीछा किया था और खालिद पहलवान को गोली लग चुकी थी उसकी बाह पे, फिर भी वो इनके पीछे इनके साथ में खड़ा हुआ था। इस इंसिडेंट को वो लोग कई बार ऐसे याद करके लोगों को कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन ये वो पहली बार था जब खालिद पहलवान ने दाऊद की ज़िंदगी बचाई थी, उसकी लाइफ सेविंग एक तरह से वो उसके लिए शख्स बना था। और उसके ऊपर आने वाली दाऊद के ऊपर आने वाली गोली को खालिद पहलवान ने खुद के ऊपर लिया था और ये वो पहला इंसिडेंट है जब पठान गैंग ने दाऊद के ऊपर जानलेवा हमला किया था। दाऊद के ऊपर कई बार ऐसे हमले हुए और इन सारे हमलों में हर बार खालिद पहलवान सामने आकर दाऊद को बचाता रहा। एक तरह से जो वो उसका गुरु था, तो गुरु ने अपने शिष्य को इसी तरह से बचाया और वो बचाते-बचाते ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बताया जाता है कि 12 फरवरी 1982 को जब दाऊद के बड़े भाई साबिर इब्राहिम कासकर को मार दिया गया था, उसको पठान गैंग ने ही मारा था। तो यहाँ पे जब उस पेट्रोल पंप पर आधी रात को गाड़ी के अंदर उसको कार के अंदर गोली मार दी गई थी, करीबन काफ़ी सारी गोलियाँ दर्जनों गोलियाँ उसको लगी थी। तो यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद ये पठान गैंग सीधा पाक मोडिया स्ट्रीट में, जहाँ पे दाऊद इब्राहिम का घर था, मुसाफिर खाना में, तो वहाँ पे ये लोग आए थे और पाक मोडिया स्ट्रीट के उस समय पे जब ये लोग वहाँ पे उनकी गाड़ी पहुँची, तो उस आधी रात में खालिद पहलवान ही था जो कि रात में छत से देख रहा था कि कौन ये किसकी गाड़ी है, कौन लोग शोर नीचे मचा रहे हैं। और इसके बाद उसने क्योंकि पठान गैंग की गाड़ी को पहचान लिया था, तो उसने जल्दी से जाके जो नीचे का जो एक बड़ा-सा स्टील का गेट था, दाऊद इब्राहिम के घर के बाहर का, तो पाकमुडिया स्ट्रीट का जो गेट था उसको इसने बंद किया। उसके बाद में दाऊद को यहाँ पे एक बार फिर से उसने बचाया था। खालिद जो साबिर था दाऊद का बड़ा भाई, उसकी यहाँ पे अचानक मौत के बाद में ये बताते हैं कि दाऊद का सबसे ज़्यादा ख़ास और सबसे ज़्यादा दाऊद किसी की अगर सुनता था, मानता था, तो वो शख्स बन चुका था खालिद पहलवान। लेकिन फिर इसके बाद हुआ क्या कि 1986 आता है, 4 साल के बाद ही। 1986 जब आया, तो दाऊद इब्राहिम ने यहाँ पे भारत को छोड़ दिया। हमेशा के लिए वो भारत से चला गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पठान गैंग का समद खान था, जिन लोगों को दाऊद टारगेट कर रहा था, जो कि उसके बड़े भाई की मौत में इन्वॉल्व थे, तो उनको एक-एक करके वो ख़त्म कर रहा था। उसी के चलते जो उसने समद खान को मारा था, तो जो मुंबई पुलिस थी, वो दाऊद के पीछे पड़ चुकी थी पूरी तरह से। और जब वो भागा है यहाँ से भारत से, तो ये बताया जाता है, ये साफ तौर पर बयान है पुलिस के जो ऑफ़िसर्स हैं उनका भी, कि वो ऐसे भागा था कि जब उसकी वो एक जगह पे मौजूद था और जब उसकी वो जो सिगरेट थी वो आधी पी हुई थी। तो वो जल रही थी सिगरेट, अब वो आधी सिगरेट छोड़ के वहाँ से उस सोफ़े से उठ के उन चंद मिनटों का जो फ़ासला रहा पुलिस के और दाऊद के बीच में, वरना दाऊद जो था वो पकड़ा जाता। तो इस तरह से वो यहाँ से भारत से भागा था। उसके बाद बताते हैं नेपाल के रास्ते दुबई गया और दुबई के बाद वो सीधा उसके बाद वहीं पे रहा, अब पाकिस्तान में है। तो ये वो 1986 का दौर था जब दाऊद लास्ट टाइम जो यहाँ पे भारत में दिखा था, इसके बाद भागा है। लेकिन दाऊद के भागने के बाद, दाऊद के दुबई जाने के बाद में खालिद पहलवान जो था वो एक तरह से रहस्य बन गया, एक तरह से मिस्ट्री बन गया। कई लोग ऐसे थे जो उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। आगे जाके खबरें जो सामने आईं वो ये थी कि 1992 में खालिद पहलवान ने पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड को मुंबई से अलविदा कह दिया था, उसने अंडरवर्ल्ड को छोड़ दिया था और इसके बाद वो भी दुबई चला गया था। वो दुबई चला गया, उसके बाद किसी के भी वो संपर्क में नहीं रहा। मुंबई में कोई इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं था। एक बहुत ही नामी जर्नलिस्ट हुआ करते थे जे डे। तो जे डे जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने एक किताब लिखी थी, खल्लास। इस किताब के अंदर उन्होंने ये लिखा था, जो उन्होंने इस किताब में लिखा, और काफ़ी डिटेल जर्नलिज़्म करते थे, क्राइम जर्नलिज़्म जो जे डे थे जर्नलिस्ट, और काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका इस तरह से रहता था कि वो उनको कई सारे उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट खुफिया सोर्सेज़ हुआ करते थे अंडरवर्ल्ड के अंदर। उन्होंने ये लिखा था कि दुबई में जो दाऊद इब्राहिम इस समय है,
दाऊद इब्राहिम जो है उसको कोई भी वहाँ पे उसके नाम से नहीं बुलाता है, सिवाय एक शख्स के, और वो है खालिद पहलवान। खालिद पहलवान वो अकेला शख्स है जो कि दाऊद को आज भी उसके नाम से बुलाता है। बाकी कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं करता जो दाऊद का नाम ले पाए। पुलिस वालों ने इसके बाद, क्योंकि अंडरवर्ल्ड जो था वो लगातार मुंबई में जो चल रहा था, लेकिन आप ये देखिए कि अंडरवर्ल्ड में जो कोई जाता है उसका अंत बुरा ही होता है। यहाँ पे ये स्टोरी किस तरह से फिट बैठती है और ये लाइन किस तरह से यहाँ पे फिट बैठती है कि एक पुलिस वाला बनने की चाह रखने वाला, एक पुलिस अफसर बनने की चाह रखने वाला खालिद पहलवान, जो कि भोपाल से निकला, अपनी नौकरी पे वो जा सकता था, पुलिस वाला एक अफसर बन सकता था, अच्छा खासा पर्सनैलिटी थी, अच्छा दिमाग था, वो एक पुलिस वाला बन सकता था, लेकिन वो चला गया क्राइम की दुनिया में। और अब अंत किस तरह से बुरा हुआ, ये इस तरह से हुआ कि जब खालिद पहलवान जो हरदा का रहने वाला था मध्य प्रदेश के, उसे उसकी जगह के लोगों ने ही स्वीकार करने से मना कर दिया। हुआ ये कि हालाँकि मध्य प्रदेश के अंदर खालिद पहलवान के ऊपर एक भी केस नहीं है, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो ऑफ़िसर्स हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को ये बताया, एक टॉप सीक्रेट जो इंटेलिजेंस ऑफ़िसर हैं, उन्होंने टीओआई को ये बताया कि खालिद के ऊपर एमपी में कोई भी रजिस्टर केस नहीं है, सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि है इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है, उसके एक हिटमैन के ऊपर। एक हिटमैन उसका था मध्य प्रदेश में, जो उसके लिए काम करता था, दिलावर खान, जिसको पुलिस ने यहाँ पे स्पेशल टास्क फोर्स ने और भोपाल पुलिस ने 30 अगस्त 2004 को मार गिराया था, क्योंकि उस शार्प शूटर के, इस हिटमैन के जो खालिद पहलवान के लिए काम करता था, उसके जैश-ए-मोहम्मद से संबंध थे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सामने आई। तो इसके बाद से इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास में उसके बारे में नहीं थी। लेकिन ये बताया गया कि सिर्फ़ एमपी के अंदर उसके ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ, सिर्फ़ ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। खालिद ने कई बार बताया जाता है बीच में आके यहाँ पे हरदा के अंदर मध्य प्रदेश में डोनेशन देना चाहा। उसने वहाँ से ऑफ़र किया दुबई से बैठ के, अपनी जो कम्युनिटी है वहाँ पे हरदा में उनको कि एक मस्जिद वहाँ पे बनाई जाए। लेकिन उनकी कम्युनिटी ने ही, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी ने यहाँ पे मना कर दिया साफ-साफ इस तरह का डोनेशन लेने से, क्योंकि उनका कहना था कि ये गंदा पैसा है, ये गलत पैसा है। इसके साथ दूसरी चीज़ एक और बताते हैं कि खालिद पहलवान को सिर्फ़ उसकी कम्युनिटी ने ही नहीं, उसके जो परिवार थे, के सदस्य थे, उन्होंने भी स्वीकार करने से मना कर दिया था। उसके जो उसके छोटे भाई हबीब पहलवान, जो कि वहीं पे मध्य प्रदेश में रहते थे, उन्होंने भी ये बताया कि उसके परिवार ने नाता तोड़ लिया था खालिद पहलवान से जब से उसने अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी को जॉइन किया था। इसी के बाद बताया जाता है कि लास्ट टाइम जब खालिद पहलवान हरदा में आया था, तब वो तब आया था जब उनकी जो माँ थी, उनका देहांत हुआ था। तो वो जो खालिद पहलवान हरदा आया, तो वो काफ़ी सारे आर्म्ड गनमैन के साथ में आया था, वो कई सारे गार्ड्स के साथ में यहाँ पे पहुँचा था। उस समय भी उसने पैसा जो था वो डोनेट करने के लिए यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट की थी, लेकिन घर वालों ने और कम्युनिटी के लोगों ने साफ तौर पर यहाँ पे मना कर दिया। और इसके बाद उसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, इसके बाद वो कभी भी यहाँ पे वापस मध्य प्रदेश में या फिर भारत में नहीं आया। उसी के बाद खालिद पहलवान दुबई में रह रहा है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की। अगर पर्सनली उसकी लाइफ को देखा जाए तो वो एक अच्छा खासा पढ़ने वाला शख्स था, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट था, पुलिस अफसर बनना चाहता था, लेकिन फिर भी वो क्राइम की दुनिया में उतर गया। दूसरी चीज़ देखी जाए दाऊद इब्राहिम के नज़रिए से, अंडरवर्ल्ड डॉन मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के नज़रिए से, तो उसने, दाऊद इब्राहिम ने उसको अपना गुरु माना। एक ऐसे शख्स को वो अंत तक अपने साथ में लेके चला जब तक उसने पूरी तरह से उससे सारी चीज़ें सीख ना ली। उसने गुरु की तरह उसको हमेशा रखा और अपने बड़े भाई से ज़्यादा उसको एक तरह से दर्जा दिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन अंत इन सारी चीज़ों का, जो भी आतंकी गतिविधियों में या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या फिर आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लोग होते हैं, उनका अंत बुरा ही होता है। यहाँ पे लोगों ने स्वीकार करने से भी मना कर दिया था इन लोगों को, और दाऊद को भी यहाँ पे, दाऊद को देश ने, जो भारत है, भारत ने जहाँ पे वो पला-बड़ा मुंबई में, यहाँ पे लोग उसे स्वीकार करने से मना कर चुके हैं, और दाऊद यहाँ पे आना चाहे तब भी वो यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि कैसे एक क्रिमिनल की जो लाइफ है उसका एंड हमेशा गलत होता है। काफ़ी दिनों से आपकी फरमाइश आ रही थी अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक सीरीज़ करें, एक एपिसोड करें, तो ये एपिसोड हम आपके लेकर हाज़िर थे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले एपिसोड में अब मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।